लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार का क्या मतलब होता है? कुछ मूल अधिकार होते हैं, मूलाधिकार होते हैं कुछ, जो उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है? भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में मूलाधिकार, कुछ ऐसे मूलाधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं। बाकी जो मूलाधिकार हैं वो सभी नागरिकों के लिए हैं। जो सिर्फ भारतीयों के लिए है उसमें आप देखेंगे तो 15, 16, 19, 29, 29, 30। 21। बाकी इसके अलावा जितने भी मूलाधिकार हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं। लोकतांत्रिक अधिकार एक ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी देश के नागरिक होने के नाते उन्हें प्राप्त होते हैं, है ना? और ये जो अधिकार होते हैं ना, ये जन्म से मिलते हैं। भारत में जैसे जन्म से प्राप्त है ना अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार में आप देखेंगे तो अवसर की बात होगी, अवसर की समानता की बात होगी, शिक्षा की बात होगी उनके, है ना? उनके बाद पास मतदान का भी मामला होगा, मताधिकार भी उनके पास रहेगा। ठीक है? निर्वाचन का भी अधिकार उनके पास होगा, चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा, है ना? बात समझे? ये लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, वो अधिकार जरूर प्राप्त होने चाहिए। बात समझे? स्वस्थ वातावरण में रहने की का अधिकार सबके पास है ना? तो थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान रखना है। स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है, स्वच्छ वायु, अच्छा जीवन स्तर, एक है सुखमय जीवन स्तर। ये सुखमय जीवन स्तर भी क्या कोई अधिकार है आपका? जैसे कोई घर में देखेंगे एसी लगा होगा, किसी के पास कार होगी, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक है ना? कोई हवाई जहाज से चल रहा है। गुड इवनिंग। तो ये क्या, ये आपके अधिकार हैं या फिर ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्थिति क्या है? सर ये स्थिति पर डिपेंड करेगा। ठीक है? ये अधिकार आपके नहीं हो सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और याद रखने की जरूरत है। भारत में जो मूलाधिकार की बात हुई है, भारत में जो मूलाधिकार है वो कैसा है? नकारात्मक प्रवृत्ति का है। नकारात्मक प्रवृत्ति का है। नकारात्मक प्रवृत्ति का क्या मतलब है? नकारात्मक प्रवृत्ति का क्या मतलब है? सर इससे मतलब मूल अधिकार में कोई भी हनन होगा, जैसे न्यायालय में मतलब जा सकते हैं, न्यायालय में दर्ज नहीं। करा सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। जैसे एक आपको अधिकार मिला है, आप अच्छे से आराम से सो सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, नौकरी चाकरी कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। मान लीजिए धर्म का पालन भी आप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई दूसरा भी व्यक्ति है जिसके आप इन सब चीज़ों का, इन सब अधिकारों का हनन करते हैं, आप अगर उसको ये सब चीज़ें करने से वंचित करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? राज्य आप पे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है? बात समझे? जैसे कुछ भारतीय समाज में कुरीतियां भी रही हैं, उनके खिलाफ अगर आप कुछ कार्रवाई करते हुए पाए जाते हैं तो राज्य आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उस स्थिति में आपका मूलाधिकार नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? आपको वो अधिकार छीना जा सकता है। अगर आप सभा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभा बनाएं, समागम बनाएं, जो कुछ भी दल बना सकते हैं आप अपना, आप भाषणबाजी भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि जो आपकी भाषणबाजी है, जो भाषण आप दे रहे थे, उसमें कहीं ऐसा कोई बात ना हो, ऐसा अगर बात सामने आती है कि एक भड़काऊ टाइप का भाषण आप दे रहे हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है, या राष्ट्र विरोधी कोई भाषण अगर आप देते हुए पाए जाते हैं, तो उस स्थिति में मूलाधिकार आपको काम नहीं आएगा। उस समय राज्य आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है? मूलाधिकार को नकारात्मक प्रवृत्ति का बनाया गया है, उसका मूल कारण है कि ताकि भारतीय समाज में सामंजस्य, समन्वय स्थापित हो सके। ठीक है? देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। बात समझे? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मूलाधिकार को नकारात्मक प्रवृत्ति का बनाया गया है। ओके? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो जैसे हमने पिछले 2 चैप्टर्स में जो कुछ भी पढ़े, पिछले जो इतने सारे चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं, लोकतंत्र से ही संबंधित, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, पहला चैप्टर पढ़ लिया। दूसरा जो हमने पढ़ा वो भी इसी से संबंधित था, तीसरा इससे संबंधित, चौथा भी इसी संबंधित, और पांचवा जो आया, जैसे चौथा जो चैप्टर रहा है संस्थाओं का कामकाज, तो संस्थाओं का कामकाज भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में हमने बात की।
मतलब जो किताब रही है पूरी की पूरी कहीं न कहीं हमको लोकतंत्र के बारे में ही बता रही है। संस्थाओं के कामकाज का तरीका भी लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके का मतलब है, जैसे उसमें हमने एक उदाहरण दिया था मंडल कमीशन के बारे में, कि उसमें कितने सारे लोगों के विचार-विमर्श रहे हैं उसमें, है ना? ज्ञान सबका रहा है, सबकी विचारधाराएँ उसमें शामिल रही हैं। तब वो कमीशन लागू हो पाया था। बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था। सभी संस्थाओं ने अपना-अपना काम किया था। और वो जो कमीशन था, वो हर एक स्तर से होकर गुजरा है। अंत में जाकर वो कानून का रूप धारण किया था। तो संस्थाओं का जो कामकाज था एक सामंजस्य तरीके से काम किया गया, समन्वय के साथ काम किया गया। किसी प्रकार का दबाव नहीं रहा है ना? कोई दूसरी संस्था किसी दूसरी संस्था के काम में हस्तक्षेप नहीं किया है किसी दूसरी संस्था ने। तो उसमें हमने संस्थाओं के कामकाज का एक लोकतांत्रिक स्वरूप पढ़ा। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति तीसरा चैप्टर। चुनावी राजनीति में भी हमने पढ़ा, उसमें भी लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में हमने जाना। चुनावी राजनीति का मतलब है कि देखो, चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। जरूरी ये भी है कि उस दौरान चुनाव में जो प्रतिस्पर्धा होने वाली है वो भी एक लोकतांत्रिक तरीके की होनी चाहिए। सबको बराबर का मैदान मिलना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबको बराबर के संसाधन मिलने चाहिए। बात समझ रहे हैं? ताकि लोगों को चुनाव के दौरान अपने अपने मनपसंद चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर सकें, अपने तरीके से। याद रखना, आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार कर सकें। आदर्श आचार संहिता में क्या है? किसी को पैसा नहीं दिया जा सकता, भ्रष्टाचार नहीं फैलाना भाई, जाति धर्म का मामला बिल्कुल नहीं रखना है। इन सबसे अलग हटके अपना प्रचार प्रसार आपको करना है। विकासवादी मुद्दा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? लेकिन ये कोई जाति धर्म का लफड़ा नहीं आना चाहिए। बात समझे ना? ये सख्त हिदायत होती है सभी पार्टियों के लिए। बात समझे? उस समय हमने एक चीज और पढ़ी थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक हमारे पास निकाय भी है, निर्वाचन आयोग। उसके बारे में भी हमने पढ़ा, वो भी लोकतांत्रिक तरीके पर आधारित था। बात समझे? तो इस तरीके से चीजें हमने पढ़ी है। अभी जो चौथा अंतिम चैप्टर है आपका, लोकतांत्रिक अधिकार, इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले एक उदाहरण की शुरुआत होती है। यहां पे आप देखेंगे गुआंतानामो बे जेल की कहानी है। इस जेल की कहानी यह है कि अमेरिकी फौजी जो थे, उन्होंने इस नामक जेल में कई सारे कैदियों को बिना किसी वारंट के ला के कैद कर रखा था, सिर्फ शक के बिहाफ पर। इसी से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। अधिकारों के बिना जीवन कैसा रहता है? जो अधिकार है, मूलाधिकार। तो मूलाधिकार मूल क्यों है? मूलाधिकार मूल इसलिए है जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास संभव हो सके। चहुमुखी विकास संभव हो सके। चहुमुखी विकास का मतलब है सिर्फ आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आपके पास समझदारी भी होनी चाहिए, समाज को पहचानने का तरीका भी होना चाहिए, समाज में कैसा व्यवहार रखना वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ नौकरी चाकरी, उठना बैठना, मतलब सारी चीजें। आप व्यवसाय कोई करना चाहते हो उसमें भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। अधिकारों के बिना जीवन, इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार करी है। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो हमने इससे पहले के सभी 5 अध्याय में अधिकारों की बात की थी। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्याय के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? अध्याय 1 था पिनोसे के शासनकाल में चिली और जारुजल्स्की के शासन में पोलैंड लोकतांत्रिक न था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये लोग चुनाव होता था ना, चुनाव के जस्ट पहले ही या तो पोलिंग बूथ बदल देते थे, या तो उनके जो वोटिंग कार्ड वार्ड जो होते थे उन सबको जमा करा देते थे, जिन पे डाउट होता था कि इनसे हमको वोट नहीं मिलने वाला है। फिर एक में हमने अध्याय 2 में लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी। दूसरे चैप्टर में लोकतंत्र की परिभाषा। यहाँ पे गुआंतानामो बे एक जेल है। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के पास में है ये टापू, उसी पर ये जेल है जहां पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा रहा है। अमेरिकी सरकार कहती है ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। संदेह के आधार पे सबको ऐसे डाला गया वहां पे, ठीक है। फिर खबर सबको मिलती है, उसके बाद बात पता चलती है तो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वहां पे कुछ ज्यादती भी हो रही थी। वो जो जेल में कैदी बने हुए थे उनके साथ भी ज्यादती हो रही थी। अगर वो खाना नहीं खा रहे थे तो उनकी नाक से खाना पानी पहुंचाने का सहारा लिया जा रहा था। ऐसी भी घटनाएं हो रही थी उनके साथ। तो याद रखना, एक मानवाधिकार संगठन है
कि कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की, बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही, उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा। वो जो कैदी बने हुए थे उनके साथ अमेरिकी कानूनों के आधार पर भी व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया, नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया था। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया, ये भी एक बात रही। यूएन द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, नागरिक अधिकार, ये तो एक अपवाद जैसा है गुआंतानामो बे, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, आइए अब सऊदी अरब का भी उदाहरण लेते हैं। सऊदी अरब का उदाहरण देखें तो वहां की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करना चाहिए। इसमें देखिए एक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देश में एक वंश का शासन चलता है, राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। पहला ये एक राजा का शासन है, राजतंत्र है। शाह ही जो है वो विधायिका कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। मतलब सब कुछ सारा का सारा जिम्मा शाह के हाथ में है। चुनाव, नियुक्ति, अपदस्थ, ट्रांसफर, प्रमोशन, जो कुछ भी होता होगा सब उनके हाथ में है। कौन सा कानून कब लागू होगा, कहाँ लागू होगा, कितना लागू होगा, उस सब जिम्मेदारी उनकी है, सब वही काम करेंगे। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, ये भी अधिकार नहीं था लोगों के पास। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकता था। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा, अब बहुत बाद में मिला है। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती हैं, दुनिया में ऐसे और भी कई सारे देश हैं जहां पर स्थितियां सेम हैं, महिलाओं को अधिकार नहीं है। कोसोवो में एक जातीय संघर्ष है। कोसोवो, आप सोच सकते हैं कि चीजें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, तो आप गलत सोचेंगे। कोसोवो की इस कथा पर गौर करना चाहिए। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत हुआ करता जो टूटकर अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अल्बानियाई ज्यादा थे, लेकिन पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। अल्बानियाई की संख्या अधिक थी, लेकिन पूरा एरिया मिला के देखा जाए सर्ब की संख्या सबसे ज्यादा देखी जाएगी। ठीक है, बहुसंख्यक। उग्र सर्ब जो थे वो राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। अल्बानियाई जो लोग थे उनके खिलाफ उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना भी था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या फिर सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 99 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना घटी। एक महिला है, 74 वर्षीय, नाम है बतीशा होक्सा, अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेद के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाजा खोलकर 5-6 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीशा याद करती है, उन्होंने इजेद की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उसके सामने ही उसके पति की मौत हो गई। सैनिकों ने उसके अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली, उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उनके पास न मकान था, न पति, न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज। समाचारों में आई ये कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए, ये नरसंहार देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया हुआ था। हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर एक क्रम थमा। मिलोसेविक की सत्ता गई। मिलोसेविक जो सर्ब जाति से संबंधित है, उनकी सत्ता गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता खिलाफ अपराध का मुकदमा भी चला। ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार का मूल्य क्या है, महत्व क्या है, बात समझे। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति होनी चाहिए, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा भी होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकतंत्र में अधिकार का यह भी मतलब है कि विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। इसका महत्व क्या है? महत्व की जब हम बात करते हैं ना, तो महत्व यह है कि ये जो लोकतंत्र में अधिकार होते हैं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसके अलावा व्यक्ति की मौलिक नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। लोकतंत्र में अधिकार के महत्व ये भी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक है, देश में विधि के शासन की स्थापना, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष, किसी भी राज्य की उस छवि को बल प्रदान करते हैं जैसी उसकी छवि हो, धर्मनिरपेक्ष छवि है, लोकतांत्रिक छवि, जैसी छवि। ठीक है, शासन की पूर्णता पर, जो सरकार के शासन की पूर्णता होती है उस पर प्रतिबंध भी लगाता है।
सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखने का काम करता है लोकतंत्र में अधिकार। ओके, व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना भी सुनिश्चित करता है लोकतंत्र में अधिकार। ठीक है, ये कुछ काम है, ये कुछ महत्व है, और बाकी तो अब इसकी अगर विशेषता देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। वैसे हमने मूलाधिकार पहले पढ़ रखे हैं, आप लोग अगर वीडियो है यूट्यूब में, आप लोग जाए तो वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सबकी पड़ी हुई है, आप एक एक वीडियो उठा के अपना देख सकते हैं, उसको समझ के नोट डाउन भी अपना कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। लोकतंत्र में अधिकार, पहले हमने जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार किया जाए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानामो के कैदी, सऊदी अरब की औरत, कोसोवो के अल्बानियाई लोग, भारत में 84-2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। भारत में जब 84 में दंगा हुआ तो उसमें कौन निशाने पे थे? निशाने पे थे सिख समुदाय, है ना। सिख समुदाय को टारगेट किया गया था। 2002 में जब दंगा हुआ तब, ठीक है, ठीक है, अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे? चलिए, शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहें जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो। जैसे आप ये चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता तो उसे अपना पक्ष रखने, अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी कैदी को अगर पकड़ा जाता है, किसी को भी अगर पकड़ा जाता है तो उससे जबरदस्ती कुछ कबुलवाया भी नहीं जा सकता, है ना। उसके साथ जबरदस्ती करके लिखा पढ़ी नहीं करवाई जा सकती, ये भी अधिकार नहीं है। अपने मन मुताबिक उसके पास ये भी अधिकार है कि वो अपने मन मुताबिक एक वकील को की नियुक्ति कर सकता है, एक वकील चुन सकता है। उसके पास ये भी अधिकार है कि आने जाने का समय छोड़ दिया जाए, बाकी बचे 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी न किसी जज के सामने पेश करना होगा, है ना। ये सारे अधिकार हैं कैदी के पास भी। एक कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग चीजें हैं, जैसे अगर मान लो किसी को नजरबंद रखना है, उस पर कोई ऐसी घटना का इल्जाम है, मान लीजिए कहीं कोई मेला वाला का आयोजन होने वाला है, धार्मिक कुछ प्रोग्राम होने वाला है, उसमें ऐसा पता चल जाए प्रशासन को कि इसकी वजह से कुछ यहाँ पे अनहोनी हो सकती है, तो प्रशासन क्या करेगा? उस व्यक्ति को जब तक प्रोग्राम चलेगा वो तब तक के लिए उस व्यक्ति को कैद रख सकती है, नजरबंद रख सकती है प्रशासन। उस स्थिति में उसको जज के सामने पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो एक तरीका है, उसको इसलिए नहीं पकड़ा गया उसने कोई पाप किया, इसलिए उसको पकड़ा गया था भाई, ताकि शांति बरकरार रहे, सब कुछ जो कि कुछ प्रोग्राम होने वाला वो सब शांति के साथ निपट जाए, है ना। चलो, आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीजों पर लागू नहीं हो सकता है। हम हर किसी से जिन चीजों की मांग करते हैं, जिन बातों की उम्मीद करते हैं, उसमें हमें तार्किक नजरिया अपनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ये चीजें सबको उपलब्ध करानी है। ठीक है, पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो। जो लोग ऐसा ना करे उसको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, कोई भी हो। ठीक है, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होनी चाहिए। किसी को रोजगार चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को सुरक्षा भी चाहिए। अब उसमें यह नहीं होना चाहिए इनकी संख्या तो कम है तो इनको सुरक्षा की गारंटी कम देनी चाहिए, इनकी संख्या अधिक है तो इनको खाना ज्यादा देना चाहिए। क्या मतलब इसका? जितना भी है सबको एक ही इक्वल रखना चाहिए सबको। उससे फायदा भी ये होता है कि एक लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो बरकरार रहती है, मूल भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचती है। और लोकतंत्र की मूल भावना यही कहती है, संख्या मायने नहीं रखता भाई, मायने रखता है कि उन सबकी संख्या कितनी भी हो उसके बावजूद भी संसाधनों पर एक समान रूप से अधिकार होना चाहिए। ठीक है, संसाधन पर समान अधिकार है, जो पा सके वो अपना पाए, भाई क्षमता जिसके पास है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से एक दावा होता है। एक बच्चे का अपने पिता से अधिकार क्या है? पढ़ाई लिखाई का, अच्छे वातावरण में रहने का, अच्छा व्यवहार करने का, बात समझे, अपने माँ बाप से शिक्षा पाने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, अच्छा व्यवहार रखने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, पहनने ओढ़ने तक का अधिकार उसके पास अपने माँ बाप से उम्मीद कर सकता है, ये अधिकार ले सकता है। वैसे ही एक दूसरा पड़ोसी है जो अपने पड़ोसी से ये उम्मीद करेगा, इस प्रकार के अधिकार पाने की कोशिश करेगा कि भैया तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें, कोई झगड़ा झंझट ना हो, हम सो रहे हैं तो स्पीकर ना बजाया जाए। हाँ, जब जाग रहे हैं तो हम भी आएंगे डांस कर लेंगे आपके साथ, लेकिन जब सो रहे हो ना तो तब स्पीकर मत बजाओ। एक पड़ोसी ऐसे व्यवहार रख सकता है। एक समाज है, वो समाज से एक महिला इस बात की उम्मीद या एक गरीब इस बात की उम्मीद रख सकता है कि समाज चाहे जिसका हो, लेकिन समाज में हम भी रह रहे हैं तो हमारे साथ भी एक समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा है। एक कंपनी का कर्मचारी उस कंपनी से
इस अधिकार की उम्मीद रखता है कि हमको सही तरीके से काम करने दिया जाए, सही तरीके से हमको सही टाइम पे वेतन मिलते रहना चाहिए, हमको एक आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए ताकि हमको बार-बार आना-जाना ना पड़े, ज़्यादा दूर नहीं, हम क्योंकि बहुत दूर से आते हैं तो हमको लेट भी हो जाता है, उसको इस बात का भी अधिकार होता है ना? वैसे ही एक स्कूल में एक स्कूल से बच्चे को भी ये उम्मीद रहती है, एक पढ़ने वाले बच्चे को, कि उसको जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उसके साथ सही तरीके का व्यवहार रखें। ठीक है? हम सभी खुशी से बिना किसी डर भय के अपमानजनक व्यवहार से बचकर रहना चाहते हैं। कहीं भी कोई भी व्यक्ति होगा, वो अपमानजनक जीवन जीना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हम ऊटपटांग तरीके से बात कर रहे हैं हमसे, ये अधिकार थोड़ी ना हुआ। अधिकार तो वो है ना, जैसा हम आपसे व्यवहार रख रहे हैं वैसे ही हम भी उम्मीद करेंगे आप भी हमसे वैसे बर्ताव करो, तब हमको भी समझ अच्छा हमारा अधिकार ये है। आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें, नुकसान पहुंचाएं। जैसे हमने बताया आपको कई बार एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जब हम सो रहे हों तो कोई लाइट ना जलाए, जब हम सो रहे हों कोई स्पीकर ना ऑन करे, मतलब गाना वाना ना चलाए, डांस वांस करे, लेकिन भैया हमारे कान में आवाज ना आने पाए, खटर पटर ना हो। अगर हम ऐसी उम्मीद किसी से कर रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सामने वाला भी सो रहा है, भैया हमको लाइट नहीं जलानी है। बात समझे? हमको स्पीकर पे गाना नहीं सुनना उतना तेज। तो हम अगर अपने लिए उस अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें वो उसी अधिकार का दावा दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा। उसके लिए वो चीजें समझनी पड़ेंगी, भई उसका भी अधिकार यही है। आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है? ठीक है? हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वो हमारा अधिकार नहीं हो जाता, इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है, जो कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कायदे कानून, समाज जिस चीज को सही मानता, सबके अधिकार लायक मानता, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसीलिए समय और स्थान के हिसाब से भी अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। तो एक हमको ये फैक्ट भी याद रखना है कि समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। ठीक है? जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक आधार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते कि इन्हें लागू करा दे। मतलब एक नैतिक अधिकार भी है आपके पास कि आपके साथ जो कुछ भी हो रही ज्यादती वो आप ऐसे बयां कर सकते कि हमारे साथ ऐसे हुआ है। ध्यान रखना। पर वो इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू भी किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। किसी कानून को कब लागू किया जा सकता है? कोई भी दावा है अगर उसको तब तक नहीं लागू किया जा सकता जब तक उसको कानून मान्यता नहीं दे देता है। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं, इनका उल्लंघन करते, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन भी मानते हैं। कोई भी अगर इन सारे अधिकारों का हनन करता हुआ पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर इनका अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो उस समय यह माना जाता है कि इसके द्वारा किसी दूसरे के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उस स्थिति में जो दूसरा व्यक्ति सामने वाला होगा वो आपके खिलाफ किसी अदालत में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में भी सीधे अपील कर सकता है। आपको याद होना चाहिए कि अधिकार के हनन के मामले में, अधिकार के मूलाधिकार के उल्लंघन के मामले में नागरिक सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कोई कड़ी बनाने की जरूरत नहीं, पहले जिला अदालत, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा कुछ नहीं। वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है अपील करने। बात समझे? हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते तो उसमें 3 बुनियादी चीजें होनी चाहिए। 3 बुनियादी चीजें कौन सी होनी चाहिए अगर किसी को हम अधिकार बोलेंगे? अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति होनी चाहिए और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होनी चाहिए। ठीक है? किसी भी दावे को अधिकार कहना उनके लिए 3 बुनियादी चीजें जरूरी हैं, जिसके लिए क्या क्या है? अधिकार लोगों के तार्किक दावे होते हैं, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र का सही ढंग से पालन नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र का सही ढंग से पालन हो, लोकतंत्र का सही से यूज हो, लोकतंत्र सही में लोकतंत्र हो, उसके लिए जरूरी है कि अधिकार होने चाहिए, है ना? लोकतंत्र में ये सिर्फ एक चीज नहीं है, लोकतंत्र में सिर्फ अधिकार ही नहीं जरूरी है, लोकतंत्र में और भी चीजें जरूरी होती है। जैसे हमने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, लोकतंत्र में शासन चलाने वाले जो व्यक्ति हो वो निर्वाचित हों, उनकी भागीदारी मुख्य रूप अहम होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि शासन सत्ता में भागीदारी सबकी बराबर की होनी चाहिए।
लोकतंत्र के लिए ज़रूरी ये भी है कि जो संस्थाओं का कामकाज है, वो भी एक लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए, समन्वय, सामंजस्य स्थापित करते हुए काम होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी ये भी है, किसी भी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श होने चाहिए, गहन चर्चा होनी चाहिए, जिससे उस कानून को लेकर या उस मुद्दे को लेकर किसी भी प्रकार के गड़बड़ होने की गुंजाइश ना रह जाए। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है ना? लोकतंत्र के लिए ज़रूरी ये भी होता है कि चुनाव में सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको समान तरीके से मैदान खुला मिलना चाहिए, सबको समान तरीके से चुनाव प्रचार करने का तरीका, मतलब चुनाव प्रचार करने के का एक एरिया मिलना चाहिए, मतलब चुनाव प्रचार करने का अपना एक ढंग भी मिलना चाहिए सबको। ठीक है, सारी चीजें चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अधिकार भी चाहिए होंगे, क्योंकि अधिकार के बिना लोकतंत्र का होना असंभव सा प्रतीत होता है। इससे पहले हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देख रखे हैं। कभी आप श्रीलंका की बात कर लेते हैं, कभी आप चिली की बात करते हैं, कभी आप ब्राजील की बात करते हैं, कभी आप चीन की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ऐसे हम कई सारे देशों का एग्जाम्पल्स लेते रहते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना भी जरूरी है। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी है? तो लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना भी जरूरी है। वो है लोकतांत्रिक चुनाव। लोकतंत्र में अधिकारों की खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। याद रखना ये बात, बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करता है। इस बात की व्यवस्था करता है कि बहुसंख्यक किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर, ठीक है, तो ये बात भी हमको याद रखनी है। इस बात की भी व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी होता है। अगर मान लीजिए कैसी भी स्थिति बिगड़ गई, फिर भी उस स्थिति में भी लोगों को अधिकार प्राप्त रहते हैं। आप जैसे बात करें कि राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, फिर भी लोगों के पास दो अधिकार ऐसे होते हैं जिनसे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है ना? हम सबने पढ़ रखा है। सारे मूलाधिकार जा सकते हैं, लेकिन वो दो मूलाधिकार ऐसे हैं जिनको टच नहीं किया जाता है। वो दो अधिकार सबको प्राप्त रहते हैं उस दौर में भी। ठीक है, अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना भी चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है, या संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान में अधिकार, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के अधिकार हैं? पहले तो 7 प्रकार के अधिकार हुआ करते थे। शुरुआत में मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। यहां से इसको क्या बनाया गया? यह संवैधानिक अधिकार हो गया है। अब संवैधानिक अधिकार हो गया है। अब तो अब कितने मूलाधिकार हो गए भारतीय संविधान में? 6। इन 6 मूलाधिकारों को कई सारे खंडों में बांटा गया है, कई सारे खंडों में भी बांटा गया है। उन खंडों के बारे में देखें तो टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 जो पूछा जाता कई बार, राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 क्या करता है? अनुच्छेद 13 बताता है कि अगर कोई भी कानून मूलाधिकार का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है या मूलाधिकार का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो वो कानून वहीं के वहीं शून्य हो जाता है। अनुच्छेद 13 इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है। बाकी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहां पर देखिए एक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार जो दिया गया है 14 से 18 के बीच में। एक प्रश्न तो यह भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समता के, समानता के अधिकारों को कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो कितने अनुच्छेद हैं? 1, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत। ठीक है, इन 5 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। इसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण विरुद्ध अधिकार है, फिर धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऐसे दिए गए हैं। 14 से 18 के बीच में जो मूलाधिकार हैं, हमने एक बात और आप लोगों को बताई है कि भारतीय संविधान में 15, 16, 19, 29 और 30
ये मूलाधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। बाकी सारे जो अधिकार हैं, मूलाधिकार हैं, वो सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे विदेशी नागरिक हो। जो भी भारत में रह रहा है वो सबको वो सारे अधिकार यूज करने का अधिकार है। लेकिन ये 5 अधिकार आरक्षित हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। कुछ ना कुछ मामला होगा इसमें। जैसे अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जन्म, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के बारे में विभेद का प्रतिषेध करता है ना? अनुच्छेद 15 कहता है। 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। 19 में क्या है? स्वतंत्रता है सर, तो विदेशियों को नहीं है स्वतंत्रता। जैसे वाक अभिव्यक्ति है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन है, संघ बनाना, सर्वत्र घूमना, निवास करना, बसना, कोई वृत्ति व्यापार करना, इन सबका अधिकार भारतीयों के लिए है। ये सभी को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि देखो एक बार ऐसा हुआ है भारत में कि जब विदेशी आए, यूरोपीय सिर्फ व्यापार करने की निस्बत से आए थे, एक अपना उद्देश्य लेकर कि हमको व्यापार करना है, व्यापार संभालना है। लेकिन वो जब आए यहाँ पे, उनको उन पे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई और उन्होंने क्या किया, भारत पर अपना शासन स्थापित किया करीब 200-250 साल तक। ठीक है, इसलिए ये वाले अधिकार उनके पास नहीं है। जहां तक अवसर की समानता की बात है ना, क्योंकि संसाधन की सीमितता है, और जो संसाधन है ना, किसी देश के अंदर में जो भी संसाधन होते हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ उनके लोगों का ही अधिकार होता है। बात समझे? यस सर। 29 क्या कहता है? 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात करता है। देखो, अल्पसंख्यक का मतलब अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति यहां आता है, जाहिर सी बात है वो विदेशी व्यक्ति भारत में अल्पसंख्यक ही रहेगा। अमेरिका का पूरा अमेरिका थोड़ी नहीं उठ के चला आएगा, पूरा ब्रिटेन नहीं उठ के आएगा, यहाँ पे पूरा अफ्रीका नहीं आ जाएगा। वो सब नॉर्मल है कि अल्पसंख्यक ही रहेंगे। लेकिन इस मामले में हम अपने यहाँ जो हमारे नागरिक हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, धार्मिक और भाषाई रूप में, उन सब से संबंधित ये मुद्दा है कि उनका ध्यान रखा जाएगा, उनकी संस्कृति की, उनकी भाषा, उनकी लिपि की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। 30 क्या कहता है? 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अगर हम विदेशी नागरिकों को अल्पसंख्यक नहीं मानते हैं तो उनको, उनके लिए अनुच्छेद 30 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात समझे? ठीक ना? जी सर। आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? हमने पिछली क्लास में ही आपको बताया था। इसका जो तात्पर्य है वो होता है राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करना, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति, विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करना। मूलाधिकार के ये कुछ मतलब है। मूलाधिकार जो मूल है वो इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। बात समझे? तो कुछ ऐसी चीजें हैं और नागरिकों के लिए जरूरी है कि व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना चाहिए। सर ये किस आर्टिकल? समानता का अधिकार। संविधान कहता है सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता और कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। पहले का समय था कि ब्राह्मण को अलग तरीके का दंड मिलेगा, क्षत्रिय को अलग, वैश्य शूद्र को अलग अलग तरीके का दंड दिया जाएगा। आज के समय में क्या है? कोई भी हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके लिए कानून समान है ना? कानून की नजर में सब समान है। इसका मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवाद के रूप में अगर देखेंगे तो समानता के अधिकार के मामले में अपवाद क्या होते हैं? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये सब अपवाद है। संसद सदस्य, ठीक है, राज्यपाल, ये कुछ ऐसे पद हैं जो अपवाद में आते हैं। बात समझे? ये सब अपवाद स्वरूप है। चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू। इसे कानून का राज भी कहते हैं। कानून का राज है। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है, ये आपको याद रखना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? तो कानून का राज है। मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी, सामान्य नागरिकों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खतियार मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले ठीक है, कुछ साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर धोखाधड़ी का मुकदमा चला, सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था। लेकिन जब तक मामला चला, उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े थे। इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और भी साफ कर दिया। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान हो, होटल हो, सिनेमाघर जैसे सार्वजनिक स्थल हैं,
इन सब में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सड़क, खेल का मैदान है, सार्वजनिक भवन के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती, पर जाति व्यवस्था हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति, रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। 16 नंबर, अनुच्छेद 16। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। हाँ, किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अयोग्य उस स्थिति में बनाया जा सकता है कि वो परीक्षा को पास नहीं कर पाया है ना, या वो उस जो एक मानक तय है हाइट का, उस हाइट का नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें वो फुलफिल कर रहा है तो वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी वंश का हो, कहीं का भी हो, वो उस नौकरी के योग्य है। सर पूछता है सर, 16 क्लोज कोड में दिया गया है। ठीक है, कि मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में फौज की भर्ती के लिए बनाए गए लंबाई के अलग अलग मानक भी समानता के अधिकार के सूचक हैं। चलिए, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब क्या है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर भी उपलब्ध कराना। ये भी समानता का मतलब होता है। चलो, कई बार अवसर को समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी है। वो विशेष अवसर देने के लिए ही आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया भाई। ठीक है, आरक्षण यही करता है। क्या करता है आरक्षण? कई बार अवसर की समानता को सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है, जैसे ये हमने बताया, है ना। आरक्षण ये करता है, इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है भाई, कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये छुआछूत के कई सारे रूप होते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, इसके बाद रोक देंगे क्लास। 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार थे पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी। देश के अनेक स्थानों पर गए, उन्होंने पाया अनेक स्थानों पर, जैसे चाय की दुकान पर 2 तरीके के कप रखे गए, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी के लिए। एक हजाम दलितों के बाल नहीं काटते, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। हजाम मतलब जो नाई होते हैं। तीसरा, इन्होंने बताया दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी भी पीना होता है। दलित दूल्हा को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता, या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। ये सभी काम छुआछूत की परिभाषा के दायरे में आते हैं कि आप अपने इलाके में कुछ ऐसे ही उदाहरण सोच सकते हैं। अरे ठीक है, ये हो गया। अब बाकी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हम कल करेंगे। ठीक है, इसको अब रोक देते हैं भाई। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब होता है बाधाओं का ना होना, किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना ही क्या है, स्वतंत्रता। व्यवहारिक जीवन में मतलब इसका होता है हमारे मामले में किसी किस्म का दखल ना हो, ना सरकार का ना किसी व्यक्ति का। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। ठीक है, समाज में रहने के साथ साथ स्वतंत्रता जरूरी होती है। मन चाहे ढंग से काम करना चाहते हैं, कोई हमें यह आदेश ना दे किसी का ऐसा करो वैसे करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, ये सारी आपकी। लेकिन इससे एक बात याद रखना, इसमें इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ मत रह जाना कि ये जो स्वतंत्रता के अधिकार आपको मिले हुए हैं ना, ये नकारात्मक स्वरूप में भी हैं। नकारात्मक स्वरूप का मतलब ये होता है, अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके पास है तो आपको इस बात की आज़ादी कतई नहीं है कि आप एक ऐसे अभिव्यक्ति अपनी पेश करें किसी के सामने कि जिसकी वजह से समाज में झगड़ा, दंगा, फसाद, देश की एकता और अखंडता को खतरा महसूस होने लगे। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। भाषणबाजी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को, किसी विशेष धर्म जाति को टारगेट करके नहीं। ठीक है, मतलब आप भड़काऊ भाषण देने की आज़ादी आपके पास नहीं है। ठीक है ना, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ऐसे कुछ भी नहीं आप बोल सकते हैं। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है मेंस में कि क्या आप इस बात से सहमत, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मूलाधिकार एक से दिया गया तो दूसरी हाथ से छीन भी लिया गया है। स्पष्ट करने की बात है, तो आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार से, क्यों ऐसा कहा जा रहा है और क्या सही में ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप उससे साबित करें। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है ना, तो जाहिर सी बात है वैसा कुछ जरूर रहता है, इसीलिए
प्रश्न को उठाया जाता है आपके सामने। ठीक है, चलिए याद रखिए, हर नागरिक को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक परेशानी अव्यवस्था पैदा नहीं कर सकती है, क्लियर रहना चाहिए। आप वह सब करने के लिए आजाद जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। ध्यान रखना, स्वतंत्रता का मतलब होता है, ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं। प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, संविधान अनुसार स्वतंत्रता का मतलब क्या नहीं है? दिया जाएगा ऐसे 1 2 3 4, फिर ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से सही करना पड़ेगा। तो आपको ये बात भी समझ के रखनी है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां भी लगाती है। सरकार अगर पाबंदी लगाती है या मूलाधिकार को नकारात्मक प्रवृत्ति का बनाया गया है, तो इसीलिए बनाया गया है कि ताकि समाज के व्यापक हितों का संरक्षण किया जा सके, है ना, समाज में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, समाज में समन्वय स्थापित किया जा सके। इसलिए मूलाधिकार क्या है? एक नकारात्मक प्रवृत्ति में है। ठीक है, प्रवृत्ति को कभी नकारात्मक में मत लेना आप लोग, क्योंकि नकारात्मक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आप अपने भी अधिकारों का प्रयोग करें और साथ ही साथ दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करें। बात समझे? अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना, कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। आप लोग देखते होंगे पेपर की कटिंग में आता है ना, पेपर की कटिंग में दिया जाता है, सरकार की कहीं बुराई के स्वरूप में एक चित्र बना दिया जाता है। कई सारे पेपर की कटिंग में आप लोगों ने चीजें देखी होंगी चित्रों के माध्यम से, है ना, कैसे वो सरकार की बुराई भी करते हैं, सरकार की और भी बातें, विपक्ष की बुराई में भी कुछ बातें वो फोटो के माध्यम से बता देते हैं, है ना। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श संवाद करके हमारे विचार व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से, किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति, किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना कर सकते हैं। आप सरकार की किसी नीति की आलोचना कर सकते हैं, गतिविधियों की। ठीक है, आप अपने विचारों को पर्चा छापकर, अखबारों, पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता, गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति, समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते हैं। याद रखना, अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं बोलती है कि आप एक ऐसा भाषण तैयार करें, आप एक ऐसी कविता लिखें, आप एक ऐसी रचना करें जिससे कोई विशेष समुदाय या कोई विशेष वर्ग आहत हो जाए, कोई विशेष धर्म आहत हो जाए। ठीक है, और फिर पता चले उस बात को लेकर हिंसा भड़क गई। उस स्थिति में आपकी उस अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी जाएगी राज्य की तरफ से। बात समझ? आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप अभिव्यक्ति की आजादी में हिंसा नहीं भड़का सकते, सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते लोगों को। आप किसी के खिलाफ झूठी बातें कहने, उसकी प्रतिष्ठा गिरने वाली बातें प्रचारित करने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी है। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने सबका अधिकार है ना। यहाँ पे कहीं हड़ताल का अधिकार नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया है, मेरे ख्याल से यूपीएससी में या पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है हड़ताल का अधिकार, तो हड़ताल का अधिकार मूलाधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने, किसी चुनाव, किसी उम्मीदवार, पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। वहां पे जैसे आप कोई सम्मेलन कर रहे हैं कि हम भाई शांति निरायुध सम्मेलन चाहते हैं, तो शांति और निरायुध सम्मेलन का मतलब होता है शांति और निरायुध सम्मेलन ही हो, वहां पे झगड़ा झंझट, है ना। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था, समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। जो आप बैठक कर रहे हैं, इन बैठकों गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए, ये भी याद रखना, हथियार नहीं रख सकते। और एक चीज और याद रखना, ये जो भी बैठक होनी है, जमा होना है, लोगों को प्रदर्शन करना है, जुलूस निकालना है, इसके माध्यम से कभी आप सड़क जाम नहीं कर सकते। सड़क जाम करने का भी अधिकार नहीं है आपके पास, ये भी बात समझ के रखना। हड़ताल नहीं करने का अधिकार है। ठीक है, समाज में अशांति न फैले, इसका भी हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, भाग जो ले रहे हैं इन गतिविधियों में, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। सरकार नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। आप आजकल देखते होंगे रिक्शा ड्राइवर संघ, किसान संगठन, मजदूर संगठन, है ना, ऐसे ऐसे समूहों के बारे में आपने सुना होगा। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार, प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं।
किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है ना। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, बस सकते हैं। आसाम का कोई व्यक्ति हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता तो करे। संभव है कि उसने इस शहर को देखा भी ना हो, यहाँ उसका कोई संपर्क भी ना हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। हमको पता होना चाहिए कि ये वाले अधिकार 19 नंबर अनुच्छेद 19 में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। बात समझे? कि जैसे आप शहरों में ना कई सारे संगठनों के बारे में सुने होंगे, है ना, किसान संगठन, मजदूर संगठन, रिक्शा संगठन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर संगठन, बस ड्राइवर संगठन, कंडक्टर संगठन, है ना। और आप देखेंगे तो व्यापार संगठन है। आप सुनेंगे तो जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे ना, विश्वकर्मा समाज, ब्राह्मण संघ, क्षत्रिय संघ, राजपूत संघ, जाट संघ, गुर्जर संघ, जाट समाज, गुर्जर समाज, ऐसे ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अपने संगठन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन कहीं ना प्रेशर ग्रुप्स का भी काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सरकार से मनमाने ढंग से अपनी बातों को मनवा सकते हैं, दबाव डलवा के। एक तरफ तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, कि एक तरफ तो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। कैसे मजबूत करते हैं? क्योंकि एक पिछड़ा समाज है जिसकी अनदेखी हो रही, जिसको विकास का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, उसको विकास का फायदा दिलवाते हैं। उसको जो समाज के मुख्य धारा से कट चुका है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में उस समाज के अलावा जो दूसरा समाज है, समुदाय है, धर्म है, क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का क्या किया जाता है, उन क्षेत्रों, दूसरे क्षेत्रों की अनदेखी की जाती है। वो विकास से नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, उनकी अनदेखी होती है। फिर इससे वर्ग संघर्ष की भावना का जन्म भी होता है। कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को भी बल प्राप्त हो जाता है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में नजर आने लगता है। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं फिर। ठीक है, अच्छा, दबाव समूह ना दो तरीके का होता है। एक होता है क्षेत्रीय, एक होता है ना सामुदायिक। क्षेत्रीय में जैसे नाम सुनेंगे ना, पूर्वांचल, वनांचल, पूर्वोत्तर, ऐसे करके नाम सुनते होंगे, तो क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय समूह होते हैं। ये जो सामुदायिक समूह होते हैं ना, ये होते हैं जैसे व्यापार संघ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर संघ, है ना, ये वाले जो जात बिरादरी वाले संघ होते हैं, ये सब सामुदायिक वाले में चलते हैं। ठीक है, किसान संगठन में सभी किसान शामिल हैं, किसी भी जात बिरादरी के कोई भी हो, सब किसान ही है। चल, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार, इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी ही स्वतंत्रता प्राप्त। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें या वह करें। काम चुनने की आजादी है आपको, लेकिन यह भी याद रखना, शराब की तस्करी करने वाला काम नहीं चुन सकते हैं आप, है ना, क्योंकि वो काम क्या है, कानूनन जुर्म है वो। बात समझे? नशा पाती वाली जो भी चीजें होंगी उनकी तस्करी नहीं कर सकते, उनको ऐसे खुले में नहीं बेच सकते, उनके लिए भी लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस आप लीजिए तो आप काम कर सकते हैं। तो याद रखना कि लाइसेंस आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता आप सिर्फ ये काम करें वो काम करें। जुआ खेलने, जुआड़ीपन चुनने की आजादी नहीं, जुआ चुनने का अधिकार नहीं आपके पास, ये भी। ठीक है, महिलाओं से यह नहीं कहा जा सकता कि फला काम उनके लिए नहीं है, ऐसा उनसे नहीं कहा जा सकता है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोगों से नहीं कहा जा सकता वो अपने परंपरागत पेशों में ही रहें। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार, निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर, कानून द्वारा स्थापित जो व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर सभी को अपने तरीके से जीने की आजादी है, उनको निजी स्वतंत्रता भी प्राप्त है ना। ध्यान रखना, इसका मतलब यह है जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है। इसका यह भी मतलब है कानूनी आधार होने पर भी अगर वो ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे गिरफ्तार या हिरासत में लिए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी। अगर गिरफ्तार किया गया किसी व्यक्ति को, हिरासत में लिया गया, तो उसका कारण बताओ क्यों आपने किया। गिरफ्तार हिरासत लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। लेकिन इसमें याद रखना है, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने, अपने बचाव के लिए वकील रखने का भी अधिकार है। आइए एक बार फिर से गुआंतानामो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीज, जीवन रक्षा, निजी स्वतंत्रता से वंचित किया गया।
शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी भारतीय संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खासतौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया है, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया है। हमने एनसीईआरटी जो पढ़ी है पहले, तो उसमें एक चर्चा मिलती है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला होता है, तो उसमें कुछ विकास काम करने थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो ठेकेदारी दी गई लोगों को, तो उन्होंने मजदूर रखे, मजदूरों को भी वेतन जो दिया गया न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई, दिहाड़ी मजदूरी से भी कम मजदूरी उनको दी गई। बाद में जब बात पता चलती है तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचता है, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से फटकार लगाई जाती है। फिर सरकार उन सभी मजदूरों को दैनिक मजदूरी, जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है, उतनी मजदूरी दिलवाई। ठीक है, तो उसमें हम बता रहे थे सरकार ने दिलवाया। अब ये न्यूनतम मजदूरी वाला क्या मामला था? न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिली तो क्या हुआ, है ना, जीवन यापन के भर का उनको पैसा मिला था। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करवाना भी क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता है, या फिर बोले बेगारी की श्रेणी में आता है। बेगारी समझते हैं? गांव में ऐसा आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति है जो आपके घर पे आया है सुबह सुबह और चाय वाय पिए सब लोग, कुछ काम है दरवाजे के सामने ही, कोई बोरी वोरी है उठवाना था, उसको अंदर करवाना था। उनसे बोल दिया गया, ऐसे बोला जाएगा कि ये बोरी रखवा देते वहीं अंदर में। तो क्या करेगा? उठेगा, क्योंकि आपके भाई आपको मानता भी बहुत है। उठवाया, तुरंत उसको अंदर कर दिया, उसका हमने उसे कुछ पैसा भी नहीं दिया है। वो क्या है? बेगारी होती है, उसी को बेगारी बोलते हैं। बिना पेमेंट के उनसे मजदूरी करवा लिए, काम ले लिए। ठीक है, तो ये भी क्या है? तो न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना भी क्या कहलाता है? न्यूनतम वेतन से कम वेतन देकर मजदूरी करवाना या काम करवाना क्या कहलाता है? वो बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता है। पहला संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। पहला तो यह है कि मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। और दूसरा क्या है? हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध, ये बंधुआ मजदूरी या फिर बेगार, बेगार मतलब बेगारी जो हमने बताया, इसके लिए भी संविधान रोक लगाता है। बेगार प्रथम क्या किया जाता? मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता तो उसे बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। बेगारी हुई कि हमने आज एक बोरी हटवा दी। बंधुआ मजदूरी क्या हुई? वो जीवन भर के लिए अब हमारे यहाँ रह गए, वो बंधुआ मजदूरी फिर कहलाएगी। इस बात की आज़ादी किसी को नहीं दी गई है भारतीय संविधान में। इस बात का अधिकार सबके पास है कि सबको, कोई भी है व्यक्ति अगर वो काम करता है तो उसको उतनी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। चल, बेगार सर प्रथा ये में दोनों जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता तो उसे बंधुआ मजदूरी। तीसरा क्या है? संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। याद रखो, भारत में बाल मजदूरी ज्यादातर कहां मिलेगी देखने को आपको? बाल मजदूरी ज्यादातर कहां देखने को मिलती है? कौन से क्षेत्र में? कालीन उद्योग का नाम सुना आप लोगों ने? कालीन भैया मिर्जापुर वाले, मिर्जापुर वेब सीरीज देखा है, कालीन भैया वाला मामला। तो कालीन उद्योग में बाल मजदूरी सबसे ज्यादा मिलती है देखने को। चूड़ी उद्योग में, है ना, चूड़ी उद्योग में भी बाल मजदूरी अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी भिखारी संघ वाला मामला जानते हो, भिक्षा मंगवाते हैं बच्चों से, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चे मिल जाए। क्या होता है ना, बच्चों की उंगलियां बड़ी पतली पतली होती हैं, बहुत पतली 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 उंगलियां होती हैं उनकी। अब हमारी उंगली से अगर हमको काम मिल जाएगा तो हम अपनी उंगली से अगर उसके धागा को सेट करने चालू करेंगे तो उस कालीन में बड़े बड़े छेद दिखेंगे। लेकिन एक बच्चा अगर है, बच्चे के हाथ से जब कराया जाएगा तो कैसे दिखेगा? एकदम महीन महीन दिखेगा, छेद दिखेगा लेकिन बड़ा महीन दिखेगा। या फिर बोले तो छेद बनने की संभावना ही नहीं रहेगी। बात समझे? इन कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से बाल मजदूरी देखने को मिल जाती है। किसी कारखाना, खदान, रेलवे, बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने कई सारे कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, दिया सलाई बनाना, प्रिंटिंग, रंगरोगन, इन सब कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। लेकिन अपवाद क्या है? मान लीजिए हम खेती करते हैं, हमारा बच्चा 5 साल का है, 4 साल का, 4 साल का तो पानी लेके नहीं जा सकता ना, अकेले चला जाए बहुत। 6-7 साल का, 8 साल का है। अब वो क्या करेगा? खेत में हम अगर काम कर रहे हैं तो खेत में हमारे लिए पानी, चाय, जो कुछ भी होगा वो लाने के लायक है, वो ला सकता है, वो बाल मजदूरी नहीं है, उस श्रेणी में वो नहीं आएगा। ठीक है,
ये भी याद रखना। अपनी दुकान है, बच्चा आया, दुकान खुली है, उसके मम्मी पापा हो सकता है कहीं गए हो मार्केट वार्केट सामान लाने, तो बच्चे को बैठा दिए, थोड़ी देर तुम देखना हम आ रहे हैं। वो बाल मजदूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझदार होगा, 14 साल से कम है तो क्या होगा, समझदार होगा, थोड़ा दिमाग होगा उसके पास, गिनना उनना जानता होगा पैसा कौड़ी का, वो बाल मजदूरी नहीं होगी। अपनी चाय की दुकान है, आ गया 1 घंटा के लिए, तो बोले चाय दे देना, ले जाओ चाय दे दो उनको, ये बाल मजदूरी की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। बात समझे, इसको बाल मजदूरी नहीं कहते हैं। यस सर। चलो, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें इसमें कुछ आए हुए हैं। मद्रास हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई। अर्जी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जिले के गांव के 7 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों को ले जाकर केरल के त्रिचूर जिले के ओलूर में बेचा गया है। आवेदनकर्ता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार को इस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने का आदेश दे। मार्च 2005 का मामला है। एक और मामला कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक के होमपेट मांडूर इकाल इलाके में लौह अयस्क खदानों में 5 वर्ष से उससे अधिक उम्र के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों से खुदाई, अयस्क तोड़ने, लादने, गिराने, धुलाई, कटाई का काम लिया जा रहा है। उनको ना तो सुरक्षा के उपकरण दिए जाते हैं, ना तय मजदूरी और ना ही उनके काम का समय तय है। वो बहुत ही जहरीले कचरे होते हैं। खदान की धूल जो मानक स्तर से काफी अधिक है भी उनके आंख नाक कान में जाती रहती है। इस इलाके में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर काफी ऊंची हो गई। ये भी कब का मामला है, मई 2005 का मामला है। बीच में ये जो लिखा गया ना 2 और 5 लिखा गया, बीच में ऊपर ये लाइन नहीं कर दी गई ऐसे करके, ये मतलब भाई 2005 का मामला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी 2005 का ही मामला। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण पाया गया कि ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों से काम कराने का क्रम बढ़ता जा रहा है और अब ज्यादा बच्चियों से काम कराया जा रहा है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि पहले जहां प्रति 1000 कामगारों में बच्चियों की संख्या 34 थी, वहीं अब 41 हो गई। लड़कों की संख्या का अनुपात 31 बना हुआ है। ये भी अप्रैल 2005 का मामला है। ये बता रहे हैं कि बाल मजदूरी से संबंधित जो अर्जियां दी गई हैं, जो अपील की गई है, ये उन सबसे संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खासतौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया। आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं देखना है। तो ये आपको याद रखना, धर्मनिरपेक्षता किस पर आधारित है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है, जहां किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है, याद रखना। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में ये सबसे बड़ा अंतर है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य और धर्म दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। दोनों एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में क्या है, का कोई भी राज्य भारत ही किसी भी धर्म विशेष को आधिकारिक दर्जा नहीं प्रदान करेगा, ना ही किसी धर्म की अनदेखी करेगा भारत। साथ ही साथ अगर मान लीजिए धार्मिक कर्मकांड की आड़ में या धर्म के आड़ में अगर किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की ज्यादती होती है, मान लीजिए जैसे सती प्रथा है ना, और ऐसे मामलों में सरकार हस्तक्षेप जरूर करती है, क्योंकि वो धर्म की आड़ में किसी न किसी जीव के साथ अन्याय किया जाता है ना। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन निरपेक्ष होना चाहिए। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने, उसका प्रचार करने का अधिकार है। एक चीज और याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता में ये बात बिल्कुल नहीं शामिल है, कतई नहीं शामिल है कि आप किसी दूसरे के धर्म का अनादर करें या फिर अपने धर्म का पालन करने के चक्कर में किसी का धर्म परिवर्तन करवाएं। जबरदस्ती आप किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, जबरन नहीं काम है। कोई अपने मन से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप जबरन करते हुए पाए जाते हैं तो राज्य उस पर कार्रवाई करेगा। हर धार्मिक समूह पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। अभी जो बता रहे थे, निस्संदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। अपना धर्म मानने या उसके अनुसार आचरण करने का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। बात समझे, अपने अनुसार धर्म का आचरण करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका जो मन होगा वही करेगा। ऐसे कैसे कोई कुछ कर सकता है? कोई सती प्रथा को बढ़ावा दे सकता है, नरबलि प्रथा को बढ़ावा दे सकता है। इस स्थिति में राज्य उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा, वहां पे उसका अधिकार पे धरा का धरा रह जाएगा, राज्य कार्रवाई करेगा।
कोई आदमी देवता कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने, औरतों की आजादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता भाई। चलिए, तो ये ध्यान रखना, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना, उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने, उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती है। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहां किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जब कोई निजी संस्थान, किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था अगर करती है तो वहां के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने, किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत देती है। लोकतंत्र में क्या होता है भाई, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही बनेगा विजेता, उसी की चलेगी सरकार। तो बहुसंख्यकों के लिए क्या करना है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का ध्यान रखना है हमें। तो संविधान निर्माता जो थे उन्होंने इसी बात का विशेष ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति, धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म, संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। जैसे नागरिकों में विशिष्ट भाषा संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा संस्कृति को बचाने का अधिकार है, ये अधिकार मिलता है। किसी भी सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। ये अभी हमने जो बताया आपको थोड़ी देर पहले, सरकारी अनुदान मिल रहा है तो उसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं होगी, भैया सभी लोग वहां पढ़ सकते हैं जाकर। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इन पे भी गौर करके रखना अपने को। यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं, किसी स्थान पर एक खास भाषा बोलने वालों का बहुमत होगा। मतलब भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। संविधान हमें दो तरीके के अल्पसंख्यकों की बात बोलता है, एक तो भाई भाषाई और एक धार्मिक। वहां अलग भाषा, देखो अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, लेकिन कर्नाटक में तेलुगु बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। पंजाब में पंजाबी भाषा बोलने वाले अधिक मिलेंगे, हिंदी भाषा बोलने वाले क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा भी तमिलनाडु में तमिल भाषा ज्यादा लोग बोलेंगे, मराठी कम बोलेंगे। महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा बोलेंगे, कन्नड़ कम बोलेंगे, मलयालम कम बोलेंगे, इस तरीके से। ठीक है ना। तो पंजाब में सिख बहुसंख्यक, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में अल्पसंख्यक देखने को मिलेंगे। इस आधार पर भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात की गई है, धार्मिक और भाषाई आधार पर। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को अधिकार जन्म से प्राप्त होता है ना। छोटा सा बच्चा जन्म लिया, एक दिन का हो गया है, उसको भी अधिकार, 1 मिनट का पैदा हुआ बच्चा है, उसको भी अधिकार है। हमें अधिकार कैसे मिलते हैं। यद्यप अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला ना हो। किसी बात की गारंटी है तो इसका मतलब ये नहीं को कन्फर्म ही है। गारंटी कन्फर्म तब होगी जब उसको लागू करने वाले और मानने वाले होंगे। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, इसको ना राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है ना, राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया, इसको लागू करने की बात की गई। हम डिमांड कर सकते हैं उसकी अलग से। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं, उसे बोलते हैं संवैधानिक। जो उपाय दिए गए, लागू कराने के जो उपाय दिए गए हैं उनको बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा। यह भी एक मौलिक अधिकार है। अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। यह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, इसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं भाई, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, 5 प्रकार की, है ना। इसी के तहत जारी होती है याचिका, दायर की जाती है ना। यस सर। प्रेषण, अभिप्रेक्षा करके ऐसे ऐसे। ठीक है। हाँ, परमादेश, ये सब किए जाते हैं फिर लागू। ठीक है। तो इनके माध्यम से, वो हम पहले पढ़ चुके हैं फिलहाल, उसके बारे में फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार मूलाधिकार वाला चैप्टर का वीडियो जाके
पॉलिटी या मेंस करके जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें आप मूलाधिकार वाला पोर्शन देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। उसको देख लेना एक बार, अच्छे से देख लोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। मेंस के लिए अच्छा खासा प्रश्न भी आप लोगों को मिल जाएगा वहां से, और पीटी के लिए भी अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। अच्छा खासा क्या, वहाँ पूरा ही तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से मामले रहे हैं, कौन कौन से वाद आए हैं, वो सारी कुछ का वर्णन उसमें किया गया है, ठीक है। चलो, संभव कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए इसे रोक सकते हैं, ठीक है। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। एक चीज और याद रखना, अगर मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे उठ के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है कि पहले जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपील कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न मेरे ख्याल से पूछा जा चुका है, थोड़ा याद रखना भाई ऑप्शन के रूप में। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये देख लो, सीधे, ये देखो यहाँ पे आई गया, सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की क्या कहा था, आत्मा और हृदय। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों फैसले से ऊपर है, ठीक है। किसी भी हालत में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता है, जिसके बारे में प्रावधान करता है अनुच्छेद 13, है ना। ये कौन सा अनुच्छेद है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 13 सीधे अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए या फिर अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो वो कानून शून्य घोषित हो जाएगा। भाई साहब, हम केंद्र राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानून, उनकी नीतियों, फैसलों को या राष्ट्रीय बैंक, बिजली बोर्ड जैसी अनेक उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों, फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। किसी को भी हम चुनौती दे सकते हैं मौलिक अधिकार के मामले में। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, दोनों को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं। याद करो, हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको, जब भारत में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था, उस समय क्या हुआ था, काम बहुत बड़े सिरे से काम हुआ था, तो उस काम में क्या हुआ कि मजदूरी जो दी गई थी वो न्यूनतम वेतन से भी कम मजदूरी पर काम कराया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट से ये फटकार लगी तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, इस आदेश को मानते हुए सरकार ने क्या किया, उसकी भरपाई करवाई थी। ऐसे ही एक और उदाहरण है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, वो कोई नाम है उनका, कि उनको जेल में डाला गया, तो जेल में जब डाला गया तो उनकी उम्र थी 20 साल करीब। 20 साल की उम्र में जेल में गए थे, बीच में उनका कुछ मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया तो उनको डॉक्टरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के कई बार बताने के बाद भी कि इनकी तबीयत अब ठीक है, इनको आप ले जा सकते हैं, इनको कानूनी कार्रवाई इनकी शुरू की जाए, अदालती कार्रवाई इनकी शुरू की जाए, लेकिन किसी ने उनकी अस्पताल वालों की बात नहीं सुनी। और अंत में जब वो छूटते हैं तो उनकी उम्र करीब 70 या 75 साल हो जाती है। उसका हर्जाना भी कोर्ट के माध्यम से करवाया गया था। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं, गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। जिसके साथ गड़बड़ हुआ उसको हर्जाना मिलेगा, जिसने गड़बड़ किया है उसको हर्जाना देना पड़ेगा, है ना, उसको दंड की दिया जा सकता है। अध्याय 5 में हमने देखा कि हमारे देश की न्यायपालिका सरकार संसद से स्वतंत्र है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है भाई, याद रखना, किसी के अंडर में काम नहीं करती है, ये स्वतंत्र है। हमने ये भी देखा कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली, नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी वह करने में सक्षम। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। सुन लेना ध्यान से, जो सूचना का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, मूलाधिकार है या वैधानिक है या संवैधानिक है या विधिक है, इसको आप लोग देख लेना तब बताना। ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, ठीक है। चलिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार देख लेते थोड़ा सा। क्या आपने ऊपर बने न्यूज कोलाज पर ध्यान दिया, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिक्र आया। इस संदर्भ मानवाधिकार पर बढ़ती जागरूकता, मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में, विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के, गुजरात दंगे जैसे कई मामले, इनके बारे में देश भर में से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने, उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए मानवाधिकार संगठन और संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। मानवाधिकार आयोग 4 घंटे की जो वीडियो है ना, उसमें आप मानवाधिकार आयोग के बारे में देख सकते हैं, उनकी शक्तियां, उनके कार्य क्या है, उनकी नियुक्ति क्या है,
उनका कार्यकाल क्या होता है, उनकी योग्यता क्या होती है, कौन-कौन उसमें सदस्य होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक पॉलिटी वाला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो पॉलिटी का नोट्स आज देखो भेज देंगे हो सके तो, फिर आप लोग उसको देख लेना ठीक सही से, ठीक है ना? वैसे वीडियो देख लोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही कंटेंट बता रखे हैं, ठीक है? इसको बताना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सज़ा नहीं दे सकता, ठीक हो? राष्ट्रीय मानवाधिकार किसी को सज़ा नहीं दे सकता, मतलब कैसा है? मानवाधिकार कैसा वो है भाई, ये एक बोल सकते हैं सलाहकारी निकाय है ना? सलाहकारी निकाय है, किसी को दंडित नहीं कर सकता है। जिम्मेवारी अदालतों की है, आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना या उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है, ये सारे काम भी करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट अपने सुझाव सरकार को देता है या फिर पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। तो आयोग जो है ना अपनी रिपोर्ट किसे देता है भाई? सरकार को या फिर पीड़ित की तरफ से अदालत में दखल देगा। अपनी जांच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार किसी भी अदालत की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेजकर बुला सकता है। पूरे भारत के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा हुआ है उसको सम्मन, उसके लिए सम्मन जारी कर सकता है, उसको सम्मन निकालकर उसको बुलवा सकता है अपने पास। ये काम किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है। ये थोड़े से याद रखना, इनके काम है भाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी जांच में, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहले का जो प्रोसेस था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता था पहले की बात है सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब लेकिन क्या प्रावधान कर दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश की जगह अब न्यायाधीश हो गए। किसी जेल में फिर अध्यक्ष नहीं बताते हैं, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। भारत का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकता है। पता होता दे दिया गया है, जिसको भेजना हो वो भेज दे भैया। जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INA नई दिल्ली 110023। आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस है भैया, ये भी याद रखना, ना तो फॉर्म, ना ही कोई तय तारीख है, तरीका है, सिर्फ भेजना होता है। लगे हाथ हम लोग अभी जल्दी में अवकाश पीठ के बारे में पढ़े थे। ये क्या है, कौन बता रहा है? याद आ गया, हम पूछ ले रहे हैं। अवकाश पीठ क्या है? अरे हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ होती है। और आगे सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी विशेष पीठ जो छुट्टी के दौरान क्या करती, काम करती है, ठीक है। और छुट्टी के दौरान ऐसा नहीं कि सारे काम बंद रहते। मान लीजिए छुट्टी के दौरान कोई आया याचिका करता अपनी अर्जी लेकर, तो उस समय उसकी अर्जी को एक्सेप्ट भी किया जाता है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है, ठीक है। अवकाश पीठ एक विशेष पीठ है जो छुट्टियों के दौरान बनाई जाती है, ठीक है। चल, अधिकारों का बढ़ता दायरा। अधिकारों के दायरे कैसे बढ़ते हैं, देखो इससे संबंधित मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो हमारे पास 6 अधिकार थे गिने से, उनमें भी 12 से 35 2 अनुच्छेद उधर निकालिए, बाकी सब इधर, 31 से इधर सब हटा दीजिए, बाकी कितने बचे? 14 से लेकर 30 के बीच में सारे अधिकार दिख रहे हैं। 17 प्रकार के अधिकार है ना। लेकिन अब इस समय देखेंगे, वो उस समय की जरूरत थी, आज की जरूरत अलग है। आज की जरूरत क्या है? एक स्वच्छ वातावरण भी चाहिए, प्रदूषण वाले माहौल में नहीं रहेगा कोई, उसको एक अच्छा जीवन भी चाहिए, है ना, गरिमामय जीवन जीना चाहिए, उसको निष्ठा का अधिकार होना चाहिए उसके पास। ऐसे करके ना पढ़ने लिखने की आज़ादी प्रार्थना में शामिल होगा कि नहीं, वो उसका अधिकार होना चाहिए। ऐसी चीजें आप देखेंगे, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, वो वाला भी। जैसे जैसे समय बदलता चल रहा है वैसे वैसे अधिकारों के दायरे भी बड़े होते जा रहे हैं। हमारे सोचने समझने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की। सर कितना है? आप सोच सकते हैं संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, ये सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। बाकी जितने भी अधिकार है ना, उन सबका स्रोत है मौलिक अधिकार। हमारा संविधान, हमारे कानून हमें और बहुत सारे अधिकार देते हैं, और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। बाकी सभी अधिकारों का स्रोत है मौलिक अधिकार। मूल अधिकार मूल क्यों है, हमने पहले भी बता रखा है, क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य है।
समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीजें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है, उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है ना। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को भैया मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया। यह अधिकार विचारों अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के तहत ही है। लेकिन सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने पाने का अधिकार हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया गया। अब देखो, जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार शामिल हो गया, यह भी विस्तार है। क्या हुआ ना कि जिस समय देश आजाद हुआ था ना, उस समय राशन पताई अनाज की समस्या थी हमारे यहाँ, हर तरफ भूख ये सब दिख रहा था। तो उस समय अशिक्षा बहुत ज्यादा थी हमारे यहाँ। तो सरकार को उस समय ये मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मौलिक अधिकार के रूप में अगर शामिल कर दिया गया होता तो ये रहता कि भाई देना ही पड़ेगा। बात समझे? तो थोड़ा सा क्या किया गया, उसको डीपीएसपी के मामले में लाया गया था। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा गया, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश लोकतांत्रिक होने के नाते देश का कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों के भूख का इंतजाम जरूर करे। सरकार ने किया, हालांकि वो मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया। जीवन का अधिकार पहले से मौजूद था, लेकिन जीवन के अधिकार में समय जैसे जैसे बदलता गया, उसी के आधार पर क्या किया गया, जीवन के अधिकार के साथ साथ भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया गया। अब स्थिति थोड़ी सी अलग है, हमारे यहाँ उत्पादन का दायरा बढ़ गया है ना, हम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो अब सरकार क्या कर सकती भाई, सबको भोजन उपलब्ध कराने में सरकार सक्षम है, वो भी फ्री में। तो सरकार ने ये काम लागू कर दिया। तो भोजन का अधिकार क्या हुआ, जीवन के अधिकार से संबंधित हो गया। भाई खाए पिएगा नहीं आदमी तो जिएगा। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी दे जो मौलिक अधिकार नहीं है। अधिकारों का दायरा की बात हो रही, मूल अधिकार की बात नहीं हो रही। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार है। ये प्रश्न में पूछा गया है, इसको याद रखना है। चुनाव में वोट देने का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नहीं, ये भी संवैधानिक अधिकार है, ये भी याद रखना। ये भी प्रश्न में पूछा गया। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे हैं जो कानून द्वारा मान्य हो भी सकते हैं और नहीं भी, और इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव, मानवाधिकार देखो अलग है, मूलाधिकार अलग है। ठीक है। मानवाधिकार के दायरे को भी मूलाधिकार के श्रेणी में कहीं ना कहीं शामिल ही किया गया है। जैसे जेल में अच्छा बर्ताव का अधिकार, आपका अधिकार है कि जेल में भी आपके साथ सही बर्ताव किया जाना चाहिए। जब तक आप पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको अपराधी नहीं माना जा सकता है, यह भी अधिकार है आपके पास। बात समझ है? जेल तक की बात है। जेल में अगर आपके साथ बदसलूकी हो रही है तो उसके लिए भी आप अपील कर सकते हैं, इसका भी अधिकार आपके पास है। कौन सी हमने जेल की कहानी सुनी थी, गुआंतानामो बे वाली घटना। मानवाधिकार ने क्यों ऐसा किया? मानवाधिकार ने तब किया जब वो लोग हड़ताल पर गए और उनको खाना नहीं खा रहे थे, तो उनकी नाक के रास्ते से खाना पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके साथ ज्यादती हो रही थी, उनके ऊपर कोई भी प्रकार के कानून को नहीं लागू किया जा रहा था। इस मामले में मानवाधिकार ने उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके सौंपी, फिर उसके बाद सुनवाई हुई, फिर सबकी जान बची थी। मानवाधिकार में क्या है ना, जैसे ठीक है, दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। नैतिक दावा का मतलब क्या भाई? एक दिन हमने आप लोगों को बताया था, जहां पर कानून खत्म हो जाता है ना, जहां पर सारा कानून खत्म होता है वहीं पर शुरू होती है नैतिकता। नैतिकता की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे थे रास्ते में और आपके सामने एक किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आप देख तो सब रहे हैं, आप भी देख रहे थे, लेकिन आप सोचे कि इसको हम अस्पताल पहुंचा ही देते हैं, इसका प्राथमिक इलाज तो हो ही जाए कम से कम। आप उठाए, ऑटो करे, ले जाए, पहुंचाए, उसका इलाज करवा दी, वो नैतिकता है आपकी। अगर आप नहीं करते ना तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली है। बात समझे? आजकल देखते होंगे ना, जब पुलिस ये क्राइम पेट्रोल जो देखते हैं हम लोग, उसमें देखेंगे तो पुलिस वाले लास्ट में जाके एक सीख जरूर देते हैं। अगर आपके सामने ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, पुलिस को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त माने, अपना सहयोगी समझे। बात समझे? इस तरीके से उस बताने का प्रयास करते हैं। एक वो डर आपके मन से निकालना चाहते हैं कि हम लोग जो मानते हैं कि पुलिस वाले दुश्मन होते हैं, वो डर नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। ठीक है।
ध्यान रखना, बात समझ में आ रही ना भाई? जी। ये चीज भी आप देखिए, वो तो नैतिकता थी हमारी, हमने पहुंचा दिया। लेकिन अभी मान लीजिए आज के समय में देखेंगे ना, जैसे यूपी में क्या चलता है 112, कौन सा नंबर चलता है वो? एम्बुलेंस 108 मेरे ख्याल से है ना यूपी में। उत्तर प्रदेश में 108 चलती है ना एम्बुलेंस सेवा। बिहार में कौन से नंबर की एम्बुलेंस सेवा चलती है? उसको क्यों बनाया गया? 102। अच्छा, उसको क्यों बनाया गया है? सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ, मान लीजिए आपके पास गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो आप फोन करिए, आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस सेवा आपको प्रदान की जाएगी, आपको अस्पताल तक सकुशल पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है ना? या फिर देखेंगे तो जगह जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार है आपके पास, आपको स्वास्थ्य का अधिकार मिल चुका है। सरकारी बताने का प्रयास कर रही, भैया आपका अधिकार है, आप अपना अधिकार लो ना जाके, क्यों नहीं ले रहे? आपको कुत्ता काटा है तो आप इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं। अरे नहीं, ठीक हो जाएंगे, कुछ होने वाला है ही तो नहीं हमको। लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रखा है, वहां पर इस कुत्ते का इंजेक्शन भी रखा हुआ है। इसीलिए सरकार ने रखवाया है कि ताकि किसी को अगर कुत्ता उत्ता काटता है या किसी कैसी कुछ होता है तो उसको वो इंजेक्शन दे दिया जाए। फ्री में सुविधा है उसके लिए, 1 रुपए की पर्ची पर। मतलब है कि आपके पास स्वास्थ्य का अधिकार भी उपलब्ध हो चुका है आपको, है ना? बात समझे? तो जो नैतिकता का अधिकार है वही एक मौलिक अधिकार भी हो गया यहाँ पे आके, इस स्थिति में। समझ में आ रही ना बात? बस खाली आ रही है सर। कि वह इन सर्वमान्य नैतिक दावे को माने, उन्हें कानून विरुद्ध कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों प्रतिज्ञा पत्रों ने भी इन अधिकारों के दायरा बढ़ाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोला जाता है किसको? इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार भी सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्ष से हासिल हुआ है। लोगों ने संघर्ष किया। महिलाओं को वोटिंग राइट्स है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को रोजगार का अधिकार है। से भी छोटी हूँ। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फोन टैप नहीं कराए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। ये निजता के अधिकार में ये सारी चीजें आपकी आएंगी भाई, ध्यान रखना। पर्यावरण का अधिकार क्या है? ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो अधिकारों के नागरिकों के स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो नहीं, बात समझे? जिसकी वजह से आपको बीमारी हो सकती है, वो नहीं चाहिए वातावरण आपको। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, ये भी आपका अधिकार आ गया। देखो, अब देखो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना। स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच, स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना सरकार ने टारगेट रख रखा भाई। स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त भोजन मिले, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो हमने बोला था। अस्पताल में गए तो पता चला कि डॉक्टर ने कहा पहले भैया वो भरो, पहले फॉर्म भरो, तब इनका इलाज होगा। क्या मतलब इसका कोई मतलब है? इमरजेंसी में पता चले परिवार वाले जब तक आएंगे तब तक उनकी जान निकल जाएगी। तो इमरजेंसी के रूप में उस व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार है, वो उसका मूल अधिकार है। बात समझे? अनेक लोगों को मानना है कि काम का अधिकार भी मूलाधिकार। मनरेगा स्वास्थ्य का अधिकार भी है, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार भी है। निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। ये सब अधिकार फिलहाल हैं भारत में, है ना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सबके बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है। प्रतिज्ञा पत्र भाई नियम और सिद्धांत को कायम रखने का व्यक्ति, समूह, देशों का वायदा, ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले पर इसके पालन की कानूनी बाध्यता होती है। प्रतिज्ञा पत्र है ये। दावा क्या होता है? सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग जो होती है उसको हम दावा बोलते हैं। यूपीएससी में ना कभी कभी मेंस में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। दलित यहाँ पे जातीय समूह है। सम्मन क्या होता है? अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो, वो होता है सम्मन, जिसको बोलते हैं वारंट भी बोलते हैं ना, है ना। अवैध व्यापार क्या होता है? फिर अवैध व्यापार क्या है? अनैतिक कामों के लिए स्त्री, पुरुष या बच्चों की खरीद बिक्री। अवैध व्यापार में सिर्फ महिला नहीं आती है, महिला, पुरुष, बच्चा सब आता है, ठीक है ना। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल देखो इस ये क्या है? मानवाधिकारों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकार उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करता है। ओके, ठीक है ना। ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना,
बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति का विरासत में पाना। ये जो माँ बाप की संपत्ति है विरासत में पाना, तो इसका सी वाला क्या हो जाएगा? समझ के ठीक है। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? भारतीय नागरिकों के पास कौन सी स्वतंत्रता नहीं? देखो, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता है ना? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता भी है ना? है। ठीक है। सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता भी है ना? मूल अधिकार में आता है। बोलो, कह चुप हो गए? संविधान के सशस्त्र विद्रोह कैसे होगा? सर, भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है, वो मूलाधिकार नहीं है। आप सम्मेलन करो, भाषणबाजी करो, सभा बनाओ, अपने दल बनाओ, लेकिन अगर आप सभा कर रहे हैं उसमें शस्त्र वस्त्र लेकर गए हैं ना, तो वो सभा वहां नहीं मानी जाएगी। फिर माना जाएगा कि आप कुछ उल्टा पुल्टा काम करने वाले हैं, आप पे रोक लग जाएगा फिर। तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना मूलाधिकार में नहीं आता है। ठीक है, समझे? जी सर। ध्यान रखना, हम बोल दिए सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना मूलाधिकार है, तो बोले हाँ ऐसे हाँ, थोड़ा ध्यान दिया करो भाई, ये नहीं होगा। ठीक है ना? संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की आजादी है। भाई मान लीजिए व्यक्ति को लग रहा है कि ये वाला भाई नहीं होना चाहिए कानून, क्योंकि इससे हमारे उसका हनन हो रहा है, तो आप भी विरोध करेंगे ना? फिर बात समझे? किसान बिल का विरोध हो रहा है ना? अच्छे से समझ गए? अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। अपनी कौन सा अधिकार देता है? बोलिए। 3 नंबर सर। अपनी संस्कृति की रक्षा, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार संविधान नहीं दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। ये स्वतंत्रताएं जिसके तहत आती हैं वो कौन सा अधिकार है? अपने धर्म का प्रचार करना, जीवन का अधिकार, छुआछूत संपत्ति, बेगार पर प्रतिबंध। देखो, छुआछूत की समाप्ति क्या है? समानता का अधिकार में आएगा ना? 14 से 18 के बीच में है इसका वर्णन। बात समझ रहे हैं? 17 सर, अस्पृश्यता का अंत। हाँ, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है, स्वतंत्रता के अधिकार वाले में आ जाएगा ये। बेगार पर प्रतिबंध क्या है? बेगार पर प्रतिबंध है 23 और 24, है ना? आर्टिकल 23 या 24 में से कोई एक है। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है 25 से 28, 25 से 28 के बीच में। 29-30 वो है ना, अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित है भाई। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी इस तरीके से। आप लोग चाहेंगे तो प्रश्नों से भी लिखिएगा और थोड़ा सा चलिए